नमस्कार। पार्ट 4 में जो है आपका स्वागत है। इस क्वेश्चन पेपर को हमने जो है 4 भागों में जो हल किया है। ठीक है, तो इससे पहले 3 खंड बता चुके हैं। अब इसका जो हम लोग चौथे पार्ट में हम लोग 7वां का सभी सवालों का हल देखेंगे। तो इसमें देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण है, तो हम लोग को दिया गया समीकरण एक ये है, इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसको जो है दिया गया समीकरण नंबर, इसको जो है 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको जो है समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको रैखिक समीकरण युग्म में जो है बदलना है। तो देखिए, जब इस टाइप का जो है दिखेगा, जैसे कि x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, तो इसमें भी x माइनस वाई है, तो एक जैसे हर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जो है अब देखिए, इसको जो है अगर चाहें तो हम लोग ये 10 गुणे 1 बटा इतना लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे x माइनस वाई लिख सकते हैं ना। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 बटे x धन वाई इसमें से निकल सकता है। मैंने वो कहने का मतलब ये है कि 10 अब बटे में x धन वाई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बटे x धन वाई, यानी कि 1 बटे x धन वाई हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो 1 बटे x धन वाई को जो हम लोग को क्या मान लेना है, कोई संख्या मान लेना है, कोई एक संख्या मान लेना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मान लेंगे क्या, माना कि 1 बटे x धन वाई बराबर क्या हो जाएगा, a मान लेते हैं हम लोग, तथा 1 बटे x माइनस वाई बराबर हम लोग मान लेते हैं b है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इस मान को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, रखने पर। तो इसको जो है रख दीजिए समीकरण 1 और 2 में। तो देखिए, समीकरण 1 में रखेंगे कितना, 1 बटे x धन वाई बराबर a, 1 बटे x माइनस वाई बराबर b रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10a। ठीक है, ये हो जाएगा 10a, ये वाला हो जाएगा आपका 2b। ये कितना हो जाएगा 2b। भाई 1 बटे x माइनस वाई को जो है b लिया गया है, तो 2 ले लेंगे इंटू b, तो 2b हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख देंगे 4 बराबर है 4 के। इसको जो है समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, रोमन में लिख रहे हैं तो रोमन में लिखिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इसमें जो है क्या रख देंगे, 15 a, धन में इसको लिख देंगे हम लोग, धन नहीं है माइनस है, तो माइनस में जो है 5 बटे 5, 1 बटे वाई का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे एक्स माइनस वाई का मान b ले लेना है, तो हो जाएगा b। ठीक है, अब बराबर क्या है, तो माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 ले लेंगे, ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4, ये 5b है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 3 और 4 को कैसे हल कर सकते हैं, कैसे इसको विलोपन विधि से करेंगे या गुणनखंड विधि से। तो इसको जो है क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है विलोपन विधि से कर देते हैं। तो विलोपन विधि से इसको हल करते हैं हम लोग। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 3 में जो है किससे गुणा कर देंगे, मान लीजिए प्लस में है माइनस में है, तो समीकरण 3 में हम लोग जो है कितना से गुणा कर दें, समीकरण 3 में जो है 5 से गुणा कर देते हैं, तथा समीकरण 4 में जो है कितना से गुणा कर दें, 2 से। समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं, तब न बिलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो इसमें गुणा कर दीजिए समीकरण 3 में 5 से, तो 5 दहा 50 हो जाएगा, 5 दहा 50 ए हो जाएगा, और धन में जो है 5 दूना 10 b हो जाएगा, और बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। ये समीकरण नंबर जो है 5 मान लीजिए। ठीक है, 20 हो जाएगा। और इसमें इसको जो हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो 15 दूना जो है 30 ए हो जाएगा,
और माइनस में जो है 5 दूना 10 बी हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका जो है 6 हो जाएगा। अब समीकरण 6 में से जो है समीकरण 5 और 6 को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस में तो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो है 50 और 30 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80A। इधर जो है जोड़ेंगे तो प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो 20 में से जो है क्या हो जाएगा 16, 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। 16 4 20 होगा ना, तो 16। तो 80A बराबर 16, तो A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80A बराबर 16। तो अब देखिए 80A बराबर हो जा रहा है 16, तो A बराबर हम लोग लिख देंगे 16/80। 16 पचे 80, 1/5, ठीक है। तो A का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया 1/5। तो A का वैल्यू है 1/5। A बराबर हम लोगों ने माना है कितना है, तो 1/x धन कितना y, तो बराबर लिख देंगे हम लोग 1/5 लिख सकते हैं मान रखने पर, ठीक है। A का तो ये हो जाएगा अब देखिए 1/x धन y है, 1/5 है, तो देखिए अंश बराबर है तो हर को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग x धन y बराबर लिख सकते हैं कितना 5। x धन y बराबर कितना लिख सकते हैं 5। तो ये वही हो गया इस सातवां समीकरण, ये जो है 7वां समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग a के इस मान को, अब हम लोग इसको एक समीकरण बना लिए। अब यहाँ पे a के इस मान को जो है कहाँ पे रख देते हैं, b का भी मान निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर 1/5 को समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 5 में रख दीजिए। समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो इसको रख दीजिए रखने पर, तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग a का मान जो है इस समीकरण 5 में रखेंगे तो 50 गुणा 1/5 हो जाएगा, और धन में जो है 10 b हो जाएगा, बराबर लिख देंगे 20, ठीक है। अब 5 10 50, ये हो जाएगा 10, धन में जो है 10 b बराबर हो जाएगा 20। अब 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 10 b बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10। अब ये जो है 10 b बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, ठीक है। अब 10 से 10 काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 1, तो b बराबर कितना लिख सकते हैं 1। भाई 10 को इधर लाएंगे तो 10/10 होगा, और 10/10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो b का मान हो गया 1। अब यहाँ हम लोग b का मान भर देते हैं, तो b के लिए हम लोग लिए थे x माइनस वाई बराबर 1, और 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिख सकते हैं, तो 1/1 लिख सकते हैं, ताकि अंश जो बराबर है तो हर को बराबर कर देंगे, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका जो है 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए तब, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जा रहा है आपका 1, और इसको समीकरण नंबर हम लोग जो है 5 1 5 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 7, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन 6, ठीक है। अब इसको जो हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं, नीचे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है ना, तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग हल कर देते हैं। तो अब समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7 को जो हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 6 और 7 को जोड़ने पर, समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो x धन y बराबर कितना दिया है समीकरण 6 में, तो x धन y बराबर 5 है, तो x धन y बराबर 5 लिख देंगे। और समीकरण 7 में x माइनस वाई बराबर क्या है 1 है ना, समीकरण 7, तो x माइनस वाई बराबर 1 है। तो अब इसको जो हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 6, तो 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा x बराबर 3, ठीक है। अब x के इस मान को समीकरण नंबर 6 में रख दीजिए, ये आपका 6वां समीकरण था, ये आपका जो है 7वां समीकरण था। तो जो है 6 में मान रख दीजिए, तो लिखेंगे x बराबर 3 को समीकरण किस में रखने पर 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 में रख दीजिए। तो समीकरण 6 में रखते हैं तो x के जगह पे 3 आ जाएगा, धन में y बराबर हो जाएगा 5,
तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो y का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान 2, x का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल लिख देंगे कितना, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। ठीक है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से जो हम लोग इसका जो है प्रश्नोत्तर नंबर 7 का ख देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का ख, प्रश्नोत्तर नंबर 7 का ख देखिए क्या कहता है। अच्छा, इसमें अथवा भी करके दिया है, प्रश्नोत्तर नंबर 7 के क में अथवा करके दिया है, तो ये अथवा वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो है व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु याद कीजिए। ठीक है, तो इसको भी जो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब 7वां का जो है हम लोग जो अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अथवा वाला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है फिलहाल में मान लेंगे कि जो है रहमान की आयु कितनी है, तो इस समय x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल देंगे और उसका व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रश्नोत्तर संख्या 7वां के क का अथवा वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे, माना, यहाँ पे लिखिएगा, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, तो माना रहमान की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। तो अब 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का मतलब जो है x में से जो है क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे। आज अगर x साल का है तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा भाई, आज अगर आप 20 साल के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, 15 साल के होंगे ना, तो 20 में से 5 घटाने पे हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 वर्ष पूर्व की आयु निकालने के लिए क्या कर देंगे, वर्तमान आयु में से 3 घटा देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व की आयु अब जो हम लोगों ने निकाल लिया x-3, तो प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व के आयु का व्युत्क्रम, तो इसके आयु का हम लोग जो है क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, तब जो है इसके आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसके आयु का व्युत्क्रम, इसके आयु का व्युत्क्रम कर देते हैं, आयु का व्युत्क्रम, तो इसका आयु का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा आयु का व्युत्क्रम। इसी तरह से अब कह रहा है कि उसके 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात कर लेते हैं, पश्चात या बाद। तो 5 वर्ष बाद की आयु बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि आयु क्या हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा, 5 वर्ष पहले की आयु x+5 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम निकाल देते हैं, तो इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 1/x+5 हो जाएगा। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करना है ना, तो मान लीजिए अगर 5 है तो 5 का व्युत्क्रम करना है तो 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5 लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे पलट देते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम हो गया इतना। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके आयु का व्युत्क्रम,
प्रश्नानुसार इनके आयु का व्यस्तक्रम, तो इनके आयु का व्यस्तक्रमों का योग, तो यानी कि 1/x-3 प्लस में 1/x+5 का योग कितना हो रहा है, 1/3 के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार इनके आयु का व्यस्तक्रम का योग जो है कितना हो रहा है, 1/3 के बराबर हो रहा है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब हम लोग जो है सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो x-3 और x+5 का लॉस से निकालेंगे, तो यह हो जाएगा x-3 और x+5 हो जाएगा लॉस, तो लॉस x-3 x+5 हो गया। अब x-3 से इसमें भाग देंगे तो x+5 ऊपर बचेगा, मैंने x+5 बचेगा, और x+5 का एक में गुणा हो जाता है, भिन्न के जोड़ की तरह से जोड़ेंगे, और यहाँ पे जो है प्लस हो गया तो प्लस, और फिर x+5 से इसमें भाग देंगे तो x-3 बच जाएगा, x-3 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा तो बराबर लिख देंगे 1/3, लिख देंगे 1/3। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए क्या करेंगे, इसको और विस्तारित कर लेते हैं। तो x+5 हो जाएगा, प्लस में x और माइनस में 3 हो जाएगा, और बटे में इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल में, नहीं तो इसको गुणा करके लिख दीजिए, तो इसको गुणा कर दीजिए, तो x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 5 में +5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब x का इसमें गुणा हो गया, इसमें हो गया, फिर -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा है, और फिर जो है इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 या 15, तो -15 हो जाएगा। अब बराबर क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे 1/3। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको और सरल कर लेते हैं, तो x जो है 2x हो जाएगा। ठीक है, या करते रहिए, या यहाँ पे लिख दीजिए या, ठीक है, यहाँ पे भी या लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, तो x और x 2x हो जाएगा, अब 5 में से 3 घट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 होगा। अब बटे में देखिए क्या हो जाएगा, तो इसमें से कुछ हो सकता है, हाँ, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और 5x है, माइनस में 3x है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2x, घट जाएगा 5 में से 3 तो 2x हो जाएगा, और फिर माइनस में 15 है तो यही रहेगा। अब बराबर क्या है, तो 1/3। अब हम लोग जो है इसका क्रॉस गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करा देते हैं, तो 3 × 2x और प्लस में 2 हो जाएगा, मैंने इसका जो इसके साथ गुणा हो जाएगा, और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 15। ठीक है, अब मैंने इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, और इसका जो इसमें गुणा हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस में 3 दूना 6 हो जाएगा, और इधर जो है क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस में 15, ये न है। तो अब हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब इसको जो है भाई ये जो लिख दीजिएगा कि कैसे हुआ है इतना, तो इसका इसमें गुणा किया, इसके इसमें ब्रज गुणन से। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ब्रज गुणन विधि से, माने ब्रज गुणन करने पर जो है ऐसा हुआ है, क्रॉस गुणा कराते हैं ना जिसको ब्रज गुणन कहते हैं, तो ब्रज गुणन से इतना आया है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया गया है तो इतना आ गया। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो पक्षांतर कर लीजिए, तो हम लोग जो इसी को इधर ले जाते हैं, तो इधर सबको 0 कर लेते हैं, इसको जो है माइनस में 6x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, होगा। आई प्लस में जो है x का स्क्वायर है, प्लस में 2x है, माइनस में 15 है, मैंने हमने इसको जो है सबको इधर ला दिया, तो इधर हो गया 0 बराबर इधर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो माइनस में 6x है और प्लस में 2x है, तो माइनस में 4x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, घट जाएगा 6x में से 2x, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला अधिक है, और इसी तरह से हयो माइनस में है, हयो माइनस में है, तो मैंने माइनस में 6 है और माइनस में 15 है, तो 15 6 कितना होगा, 6 5 11 21, तो 15 6 21 हो जाएगा आपका माइनस में। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा,
एक्स का स्क्वायर दिया है तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चाहें तो अब इन सबको जो इधर ला देते हैं, इन सबको इधर ला देते हैं, चाहे पूरा का पूरा समीकरण जो इधर लाते हैं। ठीक है, इधर जीरो कर देते हैं, तो इसको इधर लाते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माने पूरा को पलट देते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 4x हो जाएगा और माइनस में 21 हो जाएगा। अब बराबर क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है कि ये चीज़ हमने इधर ले लिया और इसको जो डायरेक्ट पलट दिया। पलटने का मतलब जो है क्या नहीं समझते हैं कि इसको जो है इसको डायरेक्ट जो है हमने उठा के इधर ला दिया, मैंने इस समझिए कि ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो घुमा दिया तो ये वाला चीज़ जो इधर आ गया और ये वाला चीज़ इधर आ गया, चिन्ह नहीं बदले हैं हमने। ठीक है ना, क्योंकि इतना बराबर है 0, तो इसको जो हमने इधर लिख दिया। भाई एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद से माइनस में 4x लिखेंगे और इधर ही लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर को आगे करते हैं तो ठीक है, तो ऐसे ही लिखा गया है, लेकिन अब इसको इधर करके लिखा गया है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इतने का जो हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे मध्य पद को बांट के। ठीक है, तो 7 त्रिक 21, भाई 21 को 2 ऐसा जोड़ा बनाना है, 21 को 2 ऐसा जोड़ा बनाना है कि क्या जोड़ घटाना करने पर 4 हो जाए और गुणा करने पर 21 हो जाए, तो 3 गुणा 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 में से 3 घटा दीजिए, 7 में से नहीं 7 में 3 जोड़ दीजिए, -7 में 3 जोड़ दीजिए तो -4 हो जाएगा। तो आराम से हम लोग एक्स का स्क्वायर और माइनस में जो है 7x ले लेते हैं और प्लस में जो है 3x ले लेते हैं और माइनस में 21 ले लेते हैं बराबर 0। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो x -7 हो जाएगा और फिर जो है हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में जो है 7 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो x + 3 ले लेंगे, x + 3 ले लेंगे और x -3 x -7 ले लेंगे, बराबर लिख देते हैं 0। फिर x + 3 बराबर 0 हो जाएगा और x -7 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस में 3 हो जाएगा और x बराबर प्लस में 7 हो जाएगा। तो हम लोग कभी भी जो है धनात्मक मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि आय जो है ऋणात्मक तो होगा नहीं, तो कह रहा है जो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकल गया, यही वर्तमान आय होगा, तो रहमान की वर्तमान आय जो है क्या हो जाएगा, जो है 7 हो जाएगा। ठीक है ना, लिख देंगे कि -3 स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है ना, और यह जो है तो इस प्रकार हम लोग लिख देंगे कि अतः रहमान की वर्तमान आय जो है क्या है, 7 है। अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या है, 7 है। ठीक है, 7 वर्ष है, वर्ष में है तो 7 वर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है ना, 7 वर्ष जरूर लिखिएगा, 7 वर्ष है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग जो है अब ख देख लेते हैं। ठीक है, 2 सवाल ये इसमें है ख, और हो सकता है कि पता ना इसमें से कौन आ जाए, तो दोनों को इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, और 12 नंबर इसमें से फिक्स है आप लोग का। ठीक है ना, 12 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर लड़ेगा, मेरा जो है विश्वास है, मेरा दावा है कि इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन जरूर आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग ख को देखते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, चलिए देखते हैं इसको। अब इसमें हम लोग जो है प्रश्नोत्तर संख्या 7वां का जो है ख देख रहे हैं, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन है, एक मान लीजिए कि इधर एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है ना, बहुमंजिल भवन का मतलब ऊंचा है थोड़ा सा। ठीक है, कई मंजिला है, तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर इधर कहीं जो है जिस जमीन पे जिस आधार पे ये खड़ा है उसी आधार पे इधर एक जो है 8 जो है मीटर ऊंचा एक जो है भवन है, 8 मीटर ऊंचा एक मान लीजिए ये भवन है, मान के चलिए कि आप जो है भवन है और एक बहुमंजिल इमारत है। बहुमंजिल, ये जो है बहुमंजिल इमारत है आपका, ये बहुमंजिल इमारत है। ठीक है, बहुमंजिल भवन है, ये जो है क्या है, बहुमंजिल भवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बहुमंजिल भवन के कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी कि यहाँ से देखा जा रहा है,
देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचा भवन के जो शिखर है ये, ठीक है, और तल के अनुमान कोण, और इसके तल, इसका तल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे अनुमान कोण क्रमशः जो है 30 और जो है क्या है 45 है। तो इसका जो है 30, पहले जो बना है उसका जो है क्या है 30। देखिए इसके समांतर इसको खींच देंगे भाई, एक समांतर तल चाहिए ना, तो इस पर खींच देंगे, तो ये जो है कितना है 30 है, और ये कितना है 45 है, ठीक है 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि इसकी जो है टोटल ऊंचाई जो है कह रहा है कितना है, ठीक है, और क्या कह रहा है इधर से, ठीक है, और ये जो है भवन की ऊंचाई 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो है और ये समांतर है ना, मैंने ये रेखा, देखिए इसको ए, इसको बी, इसको सी मानिए, इसको डी मानिए, इसको ई मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए जितना ए और ई होगा ना उतना ही जो है बी और सी होगा। तो यानी कि ए ई बराबर होगा, ए ई बराबर होगा कितने, किसके, बी सी के, ये होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ए ई बराबर हम लोग लिख देंगे बी सी, ठीक है, ए ई जो है कितना है बी सी के बराबर है, और ये दोनों मिलकर कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो है हम लोग को समझ लीजिए दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए जितना ए होगा ना ए बी, उतना ही जो है आपका ई सी होगा, उतना ही जो है आपका ई सी होगा। तो ए बी और ई सी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ई सी, और ये कितना है हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, मान लिया एक्स है। तो अब हम लोग जो है इसका जो है बी डी का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब बी डी बराबर हम लोग जो है टोटल मान लेते हैं एक्स है, डी और बी, डी बी बराबर हम लोग मान लेते हैं डी बी बराबर क्या है एक्स है। ये सब माना गया है, माना की, ठीक है, तो ये मान लिया गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है सबसे पहले हम लोग जो है कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग लिखें तो जो है कितना ले लेंगे भाई, लंब और आधार का संबंध लेना है। तो ये आपका आधार है, तो लंब और आधार का संबंध लेना है तो tan लेना पड़ेगा। तो tan 45 ले लेते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan 45 बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है इसमें, देखिए लंब कितना है, तो लंब हम लोग मान लेते हैं बी डी, या बी डी का जो हमने एच माना है, ये टोटल कितना ऊंचाई एच है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग एच। आधार कितना है, तो एक्स है, ठीक है, आधार कितना है एक्स है। तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इधर भर देंगे, ठीक है। अब tan 45 अंश का मान भर दिए 1। अब इसको इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, ब्रज गुणन विधि चाहे क्रॉस गुणन की। तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा h, यानी कि सब मिला के x और h दोनों क्या है बराबर है, जितना x है उतना ही h है, जितना h है उतना ही x है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ई सी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी में, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी और डी में, तो त्रिभुज ई सी डी में अगर हम लोग देखें तो tan 30 लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा। तो लंब आपका जो हो जाएगा डी सी, लंब कितना हो जाएगा डी सी, आधार कितना हो जाएगा एक्स, डी सी बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है ये निकाल लेंगे। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा डी सी बटे में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद से देखिए अब इसका क्रॉस गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो एक्स का 1 में गुणा कराएंगे तो एक्स हो जाएगा, इधर √3 का डी सी में गुणा कराएंगे तो डी सी हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो डी सी √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए चूँकि हम लोग को इसका मान निकालना है किसका, एच का। तो एच का मान निकालने के लिए डी सी में एच शामिल होना चाहिए। तो कैसे ही शामिल होगा, ठीक है। तो डी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, डी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं
क्या टोटल ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो h में से अगर 8 घटा दें तो dc का मान निकल सकता है ना। तो हम लोग dc बराबर लिख सकते हैं, dc बराबर का h माइनस 8 लिख सकते हैं। टोटल में से जो है 8 घटा दिया जाए तो dc हो जाएगा, यानी dc बराबर h माइनस 8, मैंने h माइनस 8 जो है अगर इसमें शामिल हो जाएगा तभी जो है मान निकल पाएगा। ठीक है, तो dc अंडर 3 से मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चाहे तो मान निकल भी सकता है, डीसी का मान निकल जाएगा। चलिए अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, ये डीसी है ना, डीसी h माइनस 8, तो इसको जो हम लोग यहाँ पे अब भर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 8 हो जाएगा और अंडर रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के जगह पे हम लोग h ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि x और h जो है दोनों बराबर है। ठीक है ना, चूँकि x बराबर है h के समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग मान भर देंगे, या ये इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 2 में x बराबर h समीकरण 2 में रखने पर तो इसको रख दीजिए अब 2 में। तो 2 में रखेंगे तो यह हो जाएगा h, इधर क्या है h माइनस 8 अंडर रूट में 3, यही ना है। तो अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करा देंगे। तो h बराबर अंडर रूट 3 का h में गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट में इंटू h, माइनस में 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 3 h को इधर लाते हैं तो h माइनस में 3 अंडर रूट में h हो जाएगा, अब बराबर इधर माइनस में 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या कि h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, तो h कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में जो है 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, माइनस में 8 अंडर रूट 3 और बटे में 1 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये जो है हो सकता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हर का परिमीकरण कर दिया जाए तो हर का परिमीकरण करने पर ये माइनस में आ रहा है। अब इसका जो हर का हम लोग परिमीकरण कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 8 अंडर रूट 3, फिर इसका परिमीकरण करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 ले लेंगे। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो माइनस में 8 अंडर रूट 3, ये जो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन में माइनस है एक क्वेश्चन में प्लस है, तो ये किसके रूप में है, तो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। तो ए का वर्ग माइनस में अंडर रूट 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 8 अंडर रूट 3 और 1 प्लस अंडर रूट 3, और ये कितना हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे एक है, और माइनस में अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं माइनस में 8 अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 से इसको माइनस को काट सकते हैं, तो 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा प्लस में 4, माइनस से माइनस कैंसिल, अच्छा 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा कितना 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। 4 अंडर रूट 3 1 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस नहीं है 1 है, 1 मानिए। ठीक है, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इसका चाहे तो हम लोग इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है अच्छा हाँ 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 है ना, तो 4 अंडर रूट 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस में मैंने 4 अंडर रूट 3 का एक गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 4 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 4 गुणे अंडर रूट 3 3 हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 अंडर रूट 3 अधन में 12 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 अधन में 12, यानी कि आपका h का मान कितना हो गया, ये आपका h है, तो h आपका जो टोटल h बराबर, ये सब h बराबर ही लिखेंगे, तो ये h बराबर है
तो एच बराबर, ठीक है, तो एच बराबर निकल गया 4√3 धन 12, ठीक है, एच का मान हो गया 4√3 धन 12, यानी कि ये टोटल ऊंचाई जो पूछ रहा था बहुमंजिला का, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा कितना, तो 4√3 धन 12, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 4√3 धन में 12, ठीक है, ये इन दोनों के मतलब इस मंजिल और इस मंजिल के बीच की दूरी हो गया और इसकी ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो जितना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है उतना ही जो इन दोनों के बीच की दूरी है, तो इस प्रकार दोनों भवनों के बीच की दूरी इतना ही होगा, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई जो है इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग उत्तर में यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे कि अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4√3 धन में 12 है और इनकी बीच की दूरी भी जो है कितनी है, क्योंकि एच और एक्स बराबर है तो बीच की दूरी भी जो है क्या हो जाएगी 4√3 धन में 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है, जिसको अच्छे से प्रैक्टिस होगा उनको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि हमने ये जो अनुमान कोण लिया है ना, तो ऊपर एक जो है आधार हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अनुमान कोण ऊपर से लिया जाता है, तो ये अनुमान कोण के लिए ये जो है दिखा देंगे, ठीक है। और अनुमान कोण ये वाला जो है 45 है ना, तो इधर ये एकांतर से 45 लिया गया है, और ये 30 है ना, तो जो है इधर जो है मतलब पहले आप लोग बनाइएगा ना, तो पहले एक ऐसे रेखा बना दीजिएगा, ठीक है ना, डॉटेड, तब अनुमान कोण ये 30 बनाइएगा तो यहाँ पे 30 लिखिएगा, यहाँ पे जो है 45 बना के यहाँ पे 45, ये जो है बस नियर अबाउट दिखा देना है, ठीक है ना। ये आपका अनुमान कोण होता है, अनुमान कोण, तो अनुमान कोण ऊपर बनता है, ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो ठीक है, तो इसी के एकांतर इसको लिख दिया जाता है, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, बाकी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो इसके बाद से अब हम लास्ट सवाल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से जो है एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भवन के शिखर पर एक ध्वज जो है को लहराया गया है और P से जो है ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ध्वज दंड की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो हम लोग इसको फिगर बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि एक भूमि का एक बिंदु P है, ठीक है, और इससे जो है कह रहा है P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, तो मान लेते हैं इसी जो है यहाँ से जो है एक 10 मीटर, तो इसी आधार से मान लीजिए इसी आधार से एक दो जो है 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं हम लोग, तो 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस बिंदु P से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 10 मीटर जो ऊंचा भवन है, इसके शिखर का जो है उन्नयन कोण का मतलब नीचे से जो है ऊपर देखते हैं तो ये उन्नयन कोण होता है, मान लीजिए ये आपका उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। तो ये वाला उन्नयन कोण का मतलब ये 30 डिग्री है, ठीक है, वो इस शिखर को देख रहा है, शिखर है ये भवन का, ठीक है, ये भवन है आपका, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, तो ये जो भवन है ना, इसके शिखर पर एक ध्वज हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे एक ध्वज है और इसको लहराया जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस ध्वज का जो उन्नयन कोण है वो 45 हो जाता है, इस ध्वज का जो है उन्नयन कोण 45 हो जाता है, तो इसका जो हम लोग उन्नयन कोण 45 बना लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनाइएगा ताकि जो है ये जो है क्या हो, इस पर टच करे, ठीक है, इस बिंदु P से जो है होके जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका ये वाला जो है 45 है, ये कितना है 45 है, ठीक है। इस जो है इस ध्वज का, ये मान लीजिए ध्वज है, ये डंडा है, तो इसका जो है उन्नयन कोण कितना है 45 है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्या मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें देखिए ना, तो उन्नयन कोण पर ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी कि बिंदु P से भवन की दूरी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर बिंदु से यहाँ तक B से जो है C तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है।
बी से ए तक की दूरी दिया हुआ है 10। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो दिया है यहाँ पे लिख देंगे हॉल, और हॉल में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, भवन की ऊंचाई, यानी कि ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर 10। किसमें, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो मीटर में है तो मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई ले लेंगे ए बी बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो यही जो है हम लोग को बस दिया है। और उन्नयन कोण, 2 गो उन्नयन कोण दिया है। बिंदु P से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु P से शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और बिंदु P से झंडा के शिखर का उन्नयन कोण, झंडा के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, लिख दीजिएगा 45 डिग्री है। तो अब हम लोग जो है क्या करना है, सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए अब हम लोग पी ए बराबर लिख देते हैं यक्स है, माना पी ए बराबर कितना है, पी ए बराबर हम लोग यक्स मान लेते हैं, और पी ए बराबर यक्स मान लेते हैं। अब मान लेते हैं झंडा की ऊंचाई, माना 20, माना झंडा की ऊंचाई, और मान लेते हैं कि झंडा की ऊंचाई, एच है, झंडा की ऊंचाई यानी कि BC बराबर कितना है, एच है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। ठीक है, इसको एच मान लेते हैं। तो अब सब कुछ हम लोग ने मान लिया। तो अब हम लोग जो है पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, PAB में, त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में। ठीक है, त्रिभुज PAB में। ठीक है, तो त्रिभुज PAB में देखिए, अगर ये आपको आकृति तो नहीं देगा, ठीक है ना, तो आकृति नहीं देगा, तो त्रिभुज PAB में tan 30 लेंगे हम लोग, में tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो लंब कितना है 10, आधार कितना है यक्स। ठीक है, tan 30 अंश के मान 1/√3, तो लिख सकते हैं 10/, यक्स। तो यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यक्स का इसमें गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर लिख देंगे 10/√3 लिख सकते हैं। ये जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या ले लेंगे, tan 45, और त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, तो त्रिभुज PAC ले लेते हैं। तो त्रिभुज PAC में, तो त्रिभुज PAC में हम लोग देखेंगे, त्रिभुज PAC में अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज PAC में tan कौन सी 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब आपका जो है AC हो जाएगा, AC अब बटे आधार क्या हो जाएगा, तो यक्स से रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, AC बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 धन H, 10 धन H। ठीक है ना, 10 धन BC, अरे AC बराबर हो जाएगा AB धन BC। ठीक है, होगा। तो AC बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 10 धन H। ठीक है ना, तो AC बराबर 10 धन H, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 10 धन H, अब बटे में कौन सी यक्स। अब tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 बराबर लिख देंगे हम लोग 10 धन H, अब बटे में यक्स का 1 में गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 धन H हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे यक्स बराबर दिया है 10√3, तो समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं 10√3 यक्स के जगह पे, यह हो जाएगा 10 धन H हो जाएगा। ये जो है हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से में मान रखा गया है। ठीक है,
तो समीकरण 1 से जो है मान इधर रख दिया है x का, ठीक है। तो अब हम लोग जो है h को इधर बचा लेते हैं और इसको 10√3 ये 10 को इधर लाएंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा h। यही निकालना था हम लोग को, ठीक है। h भी निकालना है और x भी निकालना है। तो x तो निकल ही गया है, 10√3 x निकल गया है, तो इसी को खाली निकालना है। तो 10 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो √3 और माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा h। देखिए अब सवाल में जो है, सवाल में √3 का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो √3 का मान 1.732 रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो 10 अंडर में 1.732 रख देंगे और माइनस में 1 बराबर h कर देंगे, ठीक है। तो 10 हो जाएगा 1.732 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.732 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा h। तो अब 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 0.1 का स्थान इधर खिसक जाएगा, यानी कि 7.32 हो जाएगा। तो h बराबर हो गया 7.32, ठीक है। 7.32 h का मान हो जाएगा। और दूरी कितना हो जाएगा तो 10√3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कौन सी कब कहा है सौलिया में कहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी। तो यहाँ पे लिख देंगे ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो ध्वज दंड की लंबाई यही ना है h, तो ये हो जाएगा 7.32, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी। तो बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, भवन की दूरी बराबर लिख देंगे 10√3, ठीक है। तो 10√3 या हम लोग 10 गुणा √3 का मतलब 1.732, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, 10 के इसमें गुणा कर देंगे तो 17.32 हो जाएगा मीटर, 17.32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये सभी सवाल समझ गए होंगे, और सब सवाल अगर समझ गए हैं तो अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा दीजिएगा, ताकि ये जो सवाल आए तो आपका छूटे ना। 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो अच्छे से इसको दोहरा लीजिए फिर से जो वीडियो को देख के, ठीक है। सवाल ये आप लोग को 100% करके ही आना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।